वेलकम बैक एवरीवन। हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को कवर कर लिया था। लास्ट इसमें है फाइनेंशियल रिलेशंस, जिनको आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293 इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इन हेड्स के अंदर इनको हमने स्टडी करना है कि टैक्सिंग पावर्स की एलोकेशन कैसी है सेंटर और स्टेट्स के पास, ऐसे ही टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ग्रांट्स इन एड जो कि सेंटर स्टेट्स को देता है, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन जिसमें हमने 15th फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस भी देखनी है, ऐसे ही स्टेट्स को टैक्सेस से रिलेटेड कुछ इम्यूनिटीज मिली हुई हैं। देन बोरोइंग्स, स्टेट और सेंटर दोनों बोरो कैसे कर सकते हैं, टैक्स इम्यूनिटी की बात करेंगे। देन उसके बाद एमरजेंसीज में ये फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे इम्पैक्ट होते हैं। एक टर्म है फिस्कल फेडरलिज्म जो कि फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड है। इसका मतलब है, देखिए फेडरलिज्म से ये क्लियर होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करी गई है, और फिस्कल का मतलब होता है ये फाइनेंस से ही रिलेटेड टर्म है। तो फिस्कल फेडरलिज्म क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, चाहे लोकल हो, स्टेट लेवल हो या फिर सेंटर लेवल हो, इन सारे लेवल्स में जितनी भी फाइनेंशियल पावर्स हैं या फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनकी डिवीजन कैसे होगी, ये बात करता है फिस्कल फेडरलिज्म, और इसी से रिलेटेड होते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस। तो अब देखते हैं इन सारे के सारे रिलेशंस को। फर्स्ट है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट दैट इज सेंटर के पास कैसी टैक्सिंग पावर्स हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कौन से एरियाज के ऊपर टैक्सेस लिवाई कर सकता है या फिर इम्पोज कर सकता है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में 13 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट टैक्सेस लिवाई कर सकता है। ऐसे ही रेजिडुअरी टैक्सेशन की पावर भी पार्लियामेंट के पास ही है, जिसके अंडर पार्लियामेंट ने गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स इम्पोज करा है। स्टेट लेजिस्लेचर के जो स्टेट लिस्ट है उनमें 18 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर टैक्सेस लिवाई कर सकता है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस की तरह इसमें कोई भी कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं है। दैट इज नो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन। बट ये रूल अब ब्रेक हो चुका है जीएसटी आने के बाद, जिसके बाद एसजीएसटी जो है वो स्टेट के लिए है, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी जो है वो सेंटर के लिए है। मतलब अब कॉन्करेंट पावर्स भी हैं रिलेटेड टू टैक्सेस। अब इसी में ही बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी डिस्टिंक्शन ड्रॉ करी है कि कौन जो होगा वो टैक्सेस को लिवाई करेगा या फिर कलेक्ट करेगा, किसके पास पावर्स होगी टैक्सेस को एप्रोप्रिएट करने की, टैक्सेस के प्रोसीड्स को एप्रोप्रिएट करने की। प्रोसीड्स का मतलब होता है कि जितनी भी मनी टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट हुई है उनको प्रोसीड्स बोलते हैं। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि उस मनी को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया है कि किसके पास टैक्सेस को लिवाई या इम्पोज करने की या फिर कलेक्ट करने की पावर होगी, और किसके पास उस मनी को एप्रोप्रिएट या फिर यूज करने की पावर होगी। इसी के अंदर ही बताया गया है कि स्टेट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मतलब कि स्टेट की जो टैक्सिंग पावर्स हैं कुछ स्फीयर्स में उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ है, बट अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो एक बार आप देख सकते हो। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग्स और एम्प्लॉयमेंट्स, इन एरियाज के ऊपर टैक्सेस लगा तो सकता है, लेकिन किसी भी पर्सन के लिए जो टोटल अमाउंट होगी वो 2500 पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड। कोई भी जो स्टेट है अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही जो गुड्स की सप्लाई या फिर सर्विसेज का सप्लाई वगैरह हो रहा है या फिर दोनों का, तो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही वो टैक्सेस को लिवाई कर सकती है। आउटसाइड स्टेट लेजिस्लेचर टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता। ऐसे ही आउटसाइड स्टेट अगर इन गुड्स का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस केस में भी स्टेट लेजिस्लेचर टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता। बट पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर जो गुड्स की सप्लाई आउटसाइड स्टेट हो रही है उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉर्मुलेट करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ऐसे ही जो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन और उसकी सेल
से रिलेटेड टैक्सेस इम्पोज कर सकती है। बट अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन सेंटर कर रहा है या फिर सेंटर को ये इलेक्ट्रिसिटी सेल करी जा रही है, तो उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर टैक्सेस इम्पोज नहीं करेगा। ऐसे ही अगर इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ रेलवेज की मेंटेनेंस या फिर कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है, तो उस केसेस में भी जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो स्टेट सेंटर के ऊपर टैक्सेस इम्पोज नहीं करेगा। जो लास्ट रिस्ट्रिक्शन है वो रिलेटेड है इसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ फॉर रिवर वाटर्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो टैक्सेस इम्पोज तो कर सकता है वाटर के ऊपर भी, और ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी अगर से पार्लियामेंट ने, इसमें क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट ने कोई अथॉरिटी बनाई है और वो अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर का जो वाटर है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है उसको इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रही है, उसको जनरेट कर रही है या फिर किसी पर्पस के लिए उसका कंजम्पशन भी कर रही है, तो उस केस में जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो टैक्सेस लगा तो सकता है। अगर ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी इंटर स्टेट रिवर वाटर या फिर रिवर वैलीज के लिए यूज़ करी जा रही है, तो स्टेट लेजिस्लेचर टैक्सेस लगा तो सकता है, बट इसके लिए उसको प्रेसिडेंट का एसेंट रिसीव करना होगा, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होगा। तो ये था फर्स्ट एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स कि कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्सेस की जो पावर है उसको एलोकेट करा गया है। नेक्स्ट अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यूज का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट की इनकम जो कि इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू आ रही हो, तो उसको हम टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने पहले भी एक थोड़ा सा बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये चीज़ बताई हुई है कि कौन टैक्सेस को लिवाई करेगा, कौन कलेक्ट करेगा, और उसके जो प्रोसीड्स होंगे उनको यूज़ कौन करेगा, उनको अप्रोप्रिएट कौन करेगा। इसी के बेसिस पर ही ये सारे के सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। सबसे पहले 10th फाइनेंस कमीशन आया था 1992 में। 1992 में 10th फाइनेंस कमीशन आया था जिसके चेयरमैन थे कृष्णा चंद्र पंत। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने ये स्कीम दी थी ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि जो जितने भी सेंटर के पास टैक्सेस या फिर ड्यूटीज़ के थ्रू जितनी भी इनकम उनके पास सेंटर के पास आ रही है उसका 29% जो शेयर होगा वो स्टेट्स के पास जाना चाहिए, और इस स्कीम को बोला गया था ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन। और इसको इफेक्ट में लेके आने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर आई थी 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000। अब इस अमेंडमेंट से और जो जीएसटी से रिलेटेड 101 अमेंडमेंट है, इसी के बाद ही फिर कैसे जो अब का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रेजेंट सिनेरियो है वो हम देखेंगे कि कैसे जितनी भी ये टैक्स रेवेन्यू की इनकम है सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सारी की सारी इनकम। देखिए जो जीएसटी है यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत है उसमें बताया गया है कि कौन से टैक्सेस इसमें सब्ज्यूम हो गए हैं, कैसे इसने कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया है, जितनी भी पावर्स हैं इसके अंदर, जीएसटी काउंसिल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ना यहाँ पर मैंने डिस्कस नहीं करनी है। जब हमने जीएसटी का चैप्टर अलग से देखना है तो उसमें पूरे का पूरा इलेबोरेट करके सारे का सारा मैंने जीएसटी का बता देना है। और इसको वैसे जितने भी टैक्सेस सब्ज्यूम करे गए हैं उनको इतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर एम्फेसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देखना है कि इन दोनों अमेंडमेंट्स के बाद टैक्स रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो आर्टिकल 268 है वो बात करता है टैक्सेस लिवाइड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। मतलब कि ऐसे टैक्सेस की ये बात करता है जो कि सेंटर लगाएगा बट उसको कलेक्ट और उसका यूज़ दोनों ही स्टेट्स करेंगी, ऐसे टैक्सेस की बात करता है। और ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रोमिसरी नोट्स वगैरह, स्टैंप ड्यूटीज़, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह, ये सारी की सारी अकाउंटिंग की टर्म्स हैं। जितने भी टैक्सेस अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे उनको आर्टिकल 268 में रखा गया है, और उनको उनका यूज़ और उनको कलेक्ट भी स्टेट्स ही करेंगी। अब ये इम्पॉर्टेंट इसमें याद रखने वाला है कि जितने भी इस टैक्सेस की कलेक्शन के बाद प्रोसीड्स बनेंगे, मतलब कि जितनी भी मनी होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अब इनको स्टेट्स यूज़ कर रही हैं, स्टेट्स ही इनको कलेक्ट कर रही हैं, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाएगा, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और जो नेक्स्ट आर्टिकल 269 है वो बात करता है टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर
बट असाइंड टू स्टेट्स। ये देखिए जो आर्टिकल 268 था उसमें सेंटर सिर्फ टैक्सेस को लगा रहा था, यूज़ और कलेक्ट स्टेट्स कर रही थी, लेकिन आर्टिकल जो 269 है उसमें टैक्सेस को लगाना और कलेक्ट करने का जो काम है वो सेंटर कर रहा है, लेकिन बाद में जितनी भी कलेक्शन हुई उसको स्टेट्स को दे दिया जाएगा। अब अगर सारी की सारी कलेक्शन स्टेट्स को दे दी जाएंगी, इसका मतलब है ये भी मनी जो होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाएगी, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में जाएगी। इसमें कौन से टैक्सेस आते हैं? गुड्स का सेल और परचेज, मतलब कि इंटर स्टेट ये ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है। अगर ये ट्रेड हो रहा है इट मीन्स गुड्स का सेल और परचेज होगा, लेकिन इस गुड्स में न्यूज़पेपर को कवर नहीं करा गया है। ऐसे ही टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स की बात करी गई है। कंसाइनमेंट का मतलब है पूरे का पूरा गुड्स का बैच, उस गुड्स के बैच के ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे इस इंटर स्टेट ट्रेड में, वो भी टैक्सेस का जो रेवेन्यू होगा वो स्टेट्स के पास ही जाएगा और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का पार्ट बनेगा, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का। अब इससे रिलेटेड इस कलेक्शन या फिर जो स्टेट्स को कैसे टैक्सेस को असाइन कर, कैसे जो ये रेवेन्यू होगा स्टेट्स को दिया जाएगा, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो होंगे वो पार्लियामेंट ही फॉर्मुलेट करेगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल 269A है वो बात करता है जीएसटी की, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए जो जीएसटी है उसको इम्पोज भी सेंटर ही करता है, उसका कलेक्शन भी सेंटर ही करता है, बट जो बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच में होता है। जो प्रोसीड्स हैं उनको सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, बट उनका जो लिवाई और उनका जो कलेक्शन होता है वो सेंटर के द्वारा ही करा जाता है। और इस केस में जो स्टेट्स को कैसे ये प्रोसीड्स जो होंगे वो दिए जाएंगे, कैसे ये जो डिवीजन होगा इसका डिसीजन भी पार्लियामेंट लेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। देखिए जो सेंटर है वो टैक्सेस लिवाई कर रहा है और कलेक्ट भी कर रहा है जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन कैसे उनकी डिवीजन होगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जिसको हमने जीएसटी के साथ ही बाद में उस चैप्टर में देखना है। जो आर्टिकल 270 है वो बात करता है टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। देखिए अब इसको जीएसटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये बात करता है उन टैक्सेस की जिनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है, इनका जो कलेक्शन या फिर इनको जो इम्पोज करेगा वो सेंटर ही करेगा, बट इनका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच में ही होगा अंडर आर्टिकल 270। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। जो जीएसटी की कलेक्शन का जो जीएसटी की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो डिसाइड करना था पार्लियामेंट एंड जीएसटी काउंसिल ने। जो ये अंडर आर्टिकल 270 यूनियन लिस्ट से रिलेटेड टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। और ऐसे ही इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दी गई हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारे टैक्सेस और ड्यूटीज़ से रिलेटेड तो है जो कि यूनियन लिस्ट में दी गई हैं, बट इन सारे जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिसमें हमने ऑलरेडी जो जीएसटी का लिवाई और कलेक्शन है वो आर्टिकल 269A में दिया गया है, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। 269 जो कि स्टेट्स को टैक्सेस दिए गए उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। 268 उसमें भी जो स्टेट्स थी वही टैक्सेस को अप्रोप्रिएट कर रही थी, यूज़ कर रही थी। तो ये तो ऑलरेडी हो गया ना कि अगर स्टेट्स ही सिर्फ इनको यूज़ कर रही हैं टैक्स रेवेन्यूज़ को, तो सेंटर का तो इसमें कोई रोल आ ही नहीं गया, तो सेंटर के पास तो कोई पार्ट उसका जाएगा ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी इसमें कोई केस रह ही नहीं जाता है। ऐसे ही जो आर्टिकल 271 है उसको एक्सक्लूड करा गया है जो कि सरचार्ज की बात करता है। ऐसे ही इसमें सेस को भी एक्सक्लूड करा गया है। सेस और सरचार्ज का मतलब क्या है? सेस को हम टैक्स ऑन टैक्स भी बोल सकते हैं। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और जिस पर्पस के लिए इसको लगाया जाता है ये उसी के लिए ही यूज़ करा जाएगा, किसी और चीज़ के लिए इसको यूज़ नहीं करा जा सकता। जैसे कि एजुकेशन सेस, तो वो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही यूज़ होगा। जो सरचार्ज होगा, जो सरचार्ज लगाया जाता है जो ऑलरेडी टैक्सेस और ड्यूटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं
उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाता है, तो उसको सरचार्ज बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, किसी के पास सपोज मंथली जो इनकम थी वो 20K आ रही थी, 20,000 आ रही थी, बट उसका जो इनकम लेवल है अब बढ़कर हो गया है से 50K, तो अब इसके ऊपर, इस इनकम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा। इस एक्स्ट्रा टैक्स को ही हम सरचार्ज बोलते हैं। तो इस सरचार्ज को भी इस एक्सेप्शन में रखा गया है और सेस को भी रखा गया है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल 271 है वो सरचार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, बट इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन का केस है नहीं, क्योंकि जितना भी सरचार्ज होगा, जितना भी एक्स्ट्रा टैक्स होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए ही होगा। तो ये बात करता है सरचार्ज ऑन द सर्टन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर, मतलब कि ये सिर्फ सेंटर के लिए ही है। स्टेट्स का इसमें कोई भी शेयर नहीं होगा, सिर्फ ये सेंटर के लिए ही होगा। और अब ये भी याद रखना है, जो सरचार्ज होगा वो जीएसटी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। अब जो लास्ट इसका पार्ट है वो बात करता है टैक्सेस लिवाइड, कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय दी स्टेट्स। देखिए, जो सरचार्ज था वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के लिए था। ऐसे ही कुछ टैक्सेस हैं जो सिर्फ स्टेट्स के लिए हैं, स्टेट्स ही उनको लगा रही हैं, स्टेट्स ही उनको कलेक्ट कर रही हैं और स्टेट्स ही अपने पास उनको रिटेन करके रख रही हैं। तो ये टैक्स ऑब्वियसली कौन से होंगे, जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, 18 इन नंबर हैं। लक्ष्मीकांत में बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, उसको अगर आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो ताकि फोमो ना हो, बट ये सारी की सारी लिस्ट को याद रखने की ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये हमने देखा था टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू इनकम आ रही थी, वो थी। अब नॉन टैक्स इनकम क्या होती है, जो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जितनी भी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके थ्रू जो इनकम आएगी उसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलेंगे। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखिए, जो सेंटर के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जितनी भी सर्विसेज सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि रेलवेज, ये बैंकिंग सिस्टम वगैरह हो गया, करेंसी से रिलेटेड जितने भी PSU वगैरह होते हैं, ये टेलीग्राफ वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके प्रोसीड्स जाएंगे सेंटर के पास। ऐसे ही जो सर्विसेज स्टेट दे रहा है, अब स्टेट कौन सी सर्विसेज देगा जो कि थोड़ी रीजनल इंपॉर्टेंस की होगी। रीजनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें कैसी हो सकती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन वगैरह हो गया, या फिर फिशरीज वगैरह। बेसिकली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज होगी, ऐसे कि सेंटर के लिए तो सेंट्रल PSU हो गई, ऐसे ही जो स्टेट की अपनी स्टेट PSU होंगी, ये जो सारी सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके प्रोसीड्स जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास या फिर स्टेट्स के पास। नेक्स्ट इसका पार्ट अब बात करता है ग्रांट्स इन एड की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमने देख लिया कि कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू है और ऐसे ही कुछ टैक्स रेवेन्यू है जिनका फाइनेंस कमीशन या फिर पार्लियामेंट, इन सब की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। बट ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब स्टेट्स को मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो सेंटर अपनी जो उसके पास अपनी जो इनकम होती है, जो अपना उसका सेंटर का शेयर होता है, उससे जो स्टेट्स को हेल्प करने के लिए मनी देती है, उनको हम ग्रांट्स इन एड बोलते हैं। दो तरह की ग्रांट्स इन एड होती हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, देन होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स को रखा गया है अंडर आर्टिकल 275। ये सारे के सारे फैक्ट्स और आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं। जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं उनको रखा गया है अंडर आर्टिकल 275, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं दैट इज अंडर आर्टिकल 282। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स भी अब दो तरह की हो सकती हैं, एक तो जनरल ग्रांट हो सकती है, ऐसे ही एक स्पेसिफिक ग्रांट हो सकती है। जो जनरल ग्रांट होगी, अगर कोई भी स्टेट किसी ज़रूरत में है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो उस केस में जो भी ग्रांट पार्लियामेंट स्टेट को देगा, उस पर्टिकुलर स्टेट को, सारी स्टेट्स को ये ग्रांट नहीं जाएगी। जिस स्टेट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है उसको जो ग्रांट जाएगी उसको जनरल ग्रांट बोला जाएगा। जो स्पेसिफिक ग्रांट होगी वो एक तो जाएगी किसी भी स्टेट का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगी उनके वेलफेयर के लिए, ऐसे ही जितने भी अगर किसी स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वेलफेयर और शेड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे ही इसमें असम स्टेट के जो शेड्यूल्ड एरियाज होंगे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंक्लूड करा गया है।
और इनके लिए जो ग्रांट जाएगी उसको हम स्पेसिफिक ग्रांट बोलेंगे। नाउ दिस स्टैट्यूटरी ग्रांट विल बी चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए दो तरह के कंसोलिडेटेड फंड की ना दो तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अगर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है तो इसका मतलब है दैट दिस मनी इज नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। अगर कोई एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो ये जो मनी होगी इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी, इसके ऊपर वोटिंग भी होगी और इसके ऊपर बिल भी पास करे जाएंगे। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर्स हुए, चार्ज्ड ऑन एक्सपेंडिचर एंड मेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है? चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड की, मतलब कि ये पार्लियामेंट के द्वारा नॉन वोटेबल है, इसमें सिर्फ डिस्कशन ही होगी। तो ये थी स्टैट्यूटरी ग्रांट। इसको दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। नाउ सेकंड इज डिस्क्रिशनरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 282। ये जो ग्रांट है ये यूनियन या फिर सेंटर की अपनी विल के अकॉर्डिंग है। डिस्क्रिशनरी वर्ड का मतलब है कि अपनी मर्जी से अपनी विल के अकॉर्डिंग ये ग्रांट दी जाएगी। सेंटर के पास भी इसकी फैसिलिटी है और स्टेट्स के पास भी है। सेंटर अपनी विल के अकॉर्डिंग स्टेट्स को पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट दे सकती है, ऐसे ही जो स्टेट्स होंगी वो लोकल बॉडीज़ को ये ग्रांट दे सकती है। लेकिन सेंटर के ऊपर किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन या फिर कोई ड्यूटी नहीं है कि वो ये ग्रांट देगी ही देगी। ये उसकी विल के ऊपर है, ये उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक लास्ट ग्रांट है टेम्परेरी ग्रांट अंडर आर्टिकल 273। ये 4 स्टेट्स को दी जाती थी, असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट से रिलेटेड जितने भी जूट या फिर जूट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते थे उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो अब इन स्टेट्स को एक इंसेंटिव देने के लिए या फिर एक सब्सिडी की फॉर्म में ये टेम्परेरी ग्रांट दी जाती थी। अब भी ये कंटिन्यू ही है। तो ये ABOB आपने याद रखना है, असम, उड़ीसा, असम, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। पहले 10 ईयर के लिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के बाद 10 ईयर तक चलेगी, बाद में इसको कंटिन्यू भी रखा गया। अब ये भी चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब पार्लियामेंट सिर्फ डिस्कस ही कर सकता है, उसके ऊपर वोट नहीं करेगा। अब इसको भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से ही दिया जाता है। तो ये 3 टाइप की ग्रांट्स थी, ये स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखना है आपने। ऐसे ही नेक्स्ट इसमें बात करी गई है फाइनेंशियल रिलेशंस में GST काउंसिल। अगर जितने भी GST का प्रोसीड्स होते हैं, जितने भी GST के थ्रू रेवेन्यू आता है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, कोऑपरेशन बनी रहे सेंटर स्टेट्स में, ऐसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए एक बॉडी इस्टेब्लिश करी गई थी GST काउंसिल। इसका काम रहता है GST से रिलेटेड सेंटर और स्टेट्स को रिकमेंडेशन देना। अंडर आर्टिकल 279A इसको इस्टेब्लिश करा गया, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया। प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है GST काउंसिल को बाय एन ऑर्डर। बाय एन ऑर्डर प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करता है अंडर आर्टिकल 279। इसको प्रिजाइड करा जाता है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए अब GST काउंसिल को भी हम GST के साथ ही पढ़ेंगे, बट इसमें बस इतना याद रखें कि जितने भी GST से रिलेटेड मैटर्स होंगे, उससे रिलेटेड कोई टैक्सेस सेस वगैरह होगा या फिर किन चीज़ों में GST नहीं लगाया जाएगा, कौन से प्रिंसिपल्स होंगे टैक्सेस को लगाने से रिलेटेड, अगर कोई स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी या फिर डिजास्टर वगैरह आ गया तो स्पेशल अगर रेट उनके जो GST के बैंड्स हैं उनको इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, ये सारे का सारा जो तामझाम होगा वो GST काउंसिल के थ्रू ही होगा। तो इसको हम GST के साथ ही देखेंगे बाद में। अब नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करा जाता है। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको इस्टेब्लिश करते हैं। प्रेसिडेंट खुद इसको अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की इनकी एडवाइस पर ही ये इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, 5 ईयर के लिए इसको इस्टेब्लिश करा जाता है। इसको बोला जाता है बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फिस्कल फेडरलिज्म मैंने बता दिया है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ
कि इस फिस्कल फेडरलिज्म का सेंटर और स्टेट्स में कैसे बैलेंस बनाए रखना है, इस फाइनेंस कमीशन को बोला जाता है इस फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील। 15th फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस देखेंगे। नवंबर 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। NK सिंह इसके चेयरमैन थे और इसका जो पीरियड है 2021 टू 2022 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025 टू 2026 तक इसका, मतलब कि 2026 तक इसकी रिकमेंडेशंस रहेंगी इस 15th फाइनेंस कमीशन की। अब इसमें एक वर्टिकल डेवोल्यूशन की बात करी गई है। जो 14th फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने वर्टिकल डेवोल्यूशन 42% कही थी, बट इसने 15th फाइनेंस कमीशन ने ये कर दी है 41%। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होती है कि जितने भी टैक्सेस वगैरह से या फिर नॉन टैक्सेस से प्रोसीड्स आए हैं, इनफैक्ट जितनी भी टोटल इनकम हुई है तो उसका सेंटर को कितना शेयर जाएगा, वर्टिकली देखा जाएगा। यूनियन स्टेट सेंटर को, स्टेट्स को कितना ज़्यादा शेयर जाएगा उसको वर्टिकल डेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 15th के अकॉर्डिंग ये 41% कर दिया था। कम क्यों करा गया? क्योंकि जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था वो एक अलग ही उसका अपना सारा सिस्टम होता था, बट बाद में जब वो यूनियन टेरिटरी बन गई तो इट मीन्स इंडिया का पार्ट बन गई, तो उसके बाद फिर इसको कम कर दिया गया। ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये स्टेट्स में आपस में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रोसीड्स का, ये उसकी बात करता है। तो इसमें ये कुछ अपनी चीज़ें याद रखनी है कि ये परफॉर्मेंस की बात करता है। अगर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में किसी स्टेट ने अच्छा काम करा है तो उसके लिए 12.5%। ऐसे ही अगर टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स में किसी ने काम करा है तो उसको 2.5% दिया जाएगा। ऐसे ही इसी जो 15th फाइनेंस कमीशन था इसने बात करी थी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स, मतलब कि इसने स्टेट्स को एक तरह से ये बात करी थी कि स्टेट्स अगर परफॉर्म करेगी तो उसी के बेसिस पर ही उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। और इसी के लिए ही इन्होंने जितने सेक्टर्स थे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। सबसे ऊपर रखा था इन्होंने सोशल सेक्टर को। अब इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, सबसे ऊपर है सोशल सेक्टर, देन है रूरल इकोनॉमी, देन थर्ड है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एंड जो फोर्थ है वो है पावर सेक्टर। तो ये थी कुछ 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस, इनको आपने याद रखना है। फाइनेंस कमीशन को वैसे भी हमने अलग से भी देखना है, तो इसीलिए ही मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया है कि हमें पता ही है कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, जो नेट प्रोसीड्स होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में उनका डिवीजन कैसे होगा, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। ऐसे ही जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है उसको इंक्रीज कैसे करना है, ग्रांट्स इन एड के प्रिंसिपल्स कैसे होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड करी जाती हैं। इन सारे मैटर्स के ऊपर ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस देता है फाइनेंस कमीशन, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूट भी किसने करा था, प्रेसिडेंट ने ही करा था। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट। अगर स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो इसीलिए ही कुछ बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले ये बोल दिया गया वो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। कुछ बिल्स को अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। अब प्रेसिडेंट ही क्यों बोला गया, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होगा वो ओवरऑल इंडिया को भी रिप्रेजेंट करता है और सारी की सारी स्टेट्स को भी प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर स्टेट्स के इंटरेस्ट को फाइनेंशियल मैटर्स में सिक्योर करना है तो इसीलिए ही कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। अब वो बिल्स कौन से हैं? अगर कोई बिल ऐसा बिल है जो कि किसी ऐसे टैक्स या फिर ड्यूटी को वेरी कर रहा है या फिर उसको इम्पोज कर रहा है, चेंज कर रहा है, जिसमें स्टेट का भी इंटरेस्ट है, उस बिल को भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ऐड करा जाएगा। अगर कोई ऐसा बिल है जो कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को चेंज करता है, देखिए जो इनकम टैक्स है उसमें जितनी भी किसी पर्सन की एम्प्लॉयमेंट से इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर किसी कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है। और अगर इस डेफिनेशन को कोई बिल चेंज करता है और वो बिल अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ऐसे ही कोई बिल अगर प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, जो मनी टोटल कलेक्ट हुई थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, अब अगर इन प्रिंसिपल्स की कोई बिल बात करता है तो वो बिल भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बिल सरचार्ज इम्पोज करता है किसी टैक्स और ड्यूटी के ऊपर तो वो बिल भी
प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही ऐड करा जाएगा। अब नाउ नेक्स्ट इज बोरोइंग बाय द स्टेट्स एंड सेंटर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसे सेंटर और स्टेट्स बोरोइंग कर सकते हैं। अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर विद इन इंडिया भी बोरो कर सकता है और आउटसाइड इंडिया भी बोरो कर सकता है, मतलब कि इंटरनेशनल बॉडीज से भी सेंटर बोरो कर सकता है। और सिक्योरिटी कौन सी होगी, इन सारी बोरोइंग्स के लिए सिक्योरिटी होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर सेंटर। और ऐसे ही सेंटर गारंटीज भी दे सकता है इन बोरोइंग्स के ऊपर, बट विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। जो लिमिट्स पार्लियामेंट फिक्स करेगा उन्हीं लिमिट्स के अंदर ही ये गारंटीज दी जाएंगी और उन्हीं लिमिट्स के अंदर ही ये बोरोइंग्स होगी। ऐसे ही अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट सिर्फ विद इन इंडिया ही बोरो कर सकती है और उसकी सिक्योरिटी कौन सी होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब जो सेंटर है वो सेंटर लोन भी दे सकता है किसी स्टेट को, और अगर स्टेट ने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर सेंटर खुद गारंटी भी दे सकता है। लेकिन अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स कैन नॉट रेज लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर। ये किस सिचुएशन में होगा, अगर स्टेट ने ऑलरेडी कोई लोन लिया हुआ था बट उसका जो पेमेंट है अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो लोन अभी तक रीपे नहीं करा है, तो उस केस में जो स्टेट होगी वो फिर से लोन बोरो नहीं कर सकती है। और कोई ऐसा लोन जो स्टेट ने लिया था जिसके ऊपर जो गारंटी है वो सेंटर ने दी है और अभी तक वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे केसेस में भी जो स्टेट्स होंगी वो फिर से लोन बोरो जो लोन है वो रेज नहीं कर पाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। ये बात करता है रूल ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशंस, मतलब कि सेंटर जो स्टेट्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर टैक्सेस ना लगाएं, इसकी इम्यूनिटी की बात करी गई है इस इंटर गवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज में। अब ये इम्यूनिटीज कौन सा है, पहले है एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन, मतलब कि जो सेंटर की प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर स्टेट्स टैक्सेस ना लगाएं, इसके लिए सेंटर को इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन जो पार्लियामेंट होगा इस बैन को रिमूव भी कर सकता है, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो जो स्टेट्स होंगी या फिर अगर कोई स्टेट की और अथॉरिटी होगी तो वो सेंट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगा सकती है, बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो। लेकिन यहाँ पर एक जो वर्ड यूज़ करा गया है सेंट्रल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, तो कोई भी जो बिल्डिंग्स होंगी, लैंड्स होंगी, शेयर्स, डेट्स वगैरह जिसकी कोई मनी वैल्यू है, या फिर ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसे एसेट्स जिनको टच नहीं करा जा सकता, जैसे कि पेटेंट्स वगैरह, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करा गया है सेंट्रल प्रॉपर्टी में। इनके ऊपर स्टेट्स जो होंगी टैक्सेस नहीं लगा सकती हैं, बट अगर पार्लियामेंट बैन ये रिमूव कर दे तो टैक्सेस लगाया जा सकता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जिन केसेस में ये जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिली हुई है, ये इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। वो कौन से केसेस हैं, कॉरपोरेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट इम्यून फ्रॉम फॉर द स्टेट और द लोकल टैक्सेशन। अब कॉरपोरेशन और या कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन या फिर कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, उस केस में स्टेट्स जो होंगी या फिर कोई लोकल बॉडीज होंगी, लोकल अथॉरिटीज़ होंगी, वो टैक्सेस इम्पोज कर सकती हैं इन कंपनीज के ऊपर। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो कंपनी है उनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें जिस भी इंसान ने ये कंपनी क्रिएट करी है, से ए और बी ने ये कंपनी क्रिएट करी थी, ये ए और बी ये दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होंगी और जो कंपनी होगी ये सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। ये ए और बी अगर छोड़ के चले भी जाएंगे तो ये कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। तो इसीलिए ही अगर कोई कंपनी या फिर कॉरपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट करी है, उसके ऊपर स्टेट या फिर जो लोकल अथॉरिटीज़ होंगी वो भी टैक्सेस लगा सकती हैं, वो उनको इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। ऐसे ही अगर स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स की जो प्रॉपर्टी होगी या फिर स्टेट की इनकम, उसको भी इम्यून करा गया है सेंट्रल टैक्सेशन से। देखिए, जो अगर सेंटर की बात करें उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करी गई थी, यहाँ पर क्या है, स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम, मतलब कि दोनों की बात करी गई है यहाँ पर। इसमें भी अब कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जिनको इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। पहले तो सेम कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन जो स्टेट ने क्रिएट करी है, सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो कंपनी होगी वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज़, जितनी भी इनकम या फिर प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटीज़ के पास है विद इन द स्टेट, उनके ऊपर जो सेंटर है वो टैक्सेस लगा सकता है।
ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटीज़ भी इम्यून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जितनी भी स्टेट्स को इम्यूनिटी मिली हुई है इस क्लॉज के अंडर, वो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को एक्सटेंड नहीं करती है। कस्टम ड्यूटी होती है, टैक्स ही होता है एक, बट ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है, और जो एक्साइज ड्यूटी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो ये थी इम्यूनिटी। लास्ट इसका पार्ट है इफेक्ट्स ऑफ एमरजेंसीज, कि अगर एमरजेंसी लगी हुई तो उस केस में कैसा सिनेरियो होगा, कैसे फाइनेंशियल रिलेशंस होंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट जितने भी फाइनेंशियल रिलेशंस होंगे उनको मॉडिफाई कर सकता है कि कैसे जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है वो कैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो जितनी भी ग्रांट्स वगैरह हैं, जो ग्रांट्स इन एड सेंटर स्टेट्स को देता है, या फिर जितना भी टैक्सेस का जो रेवेन्यू होगा उसको कम भी कर सकता है प्रेसिडेंट, या फिर उसको कैंसिल भी कर सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ऐसे ही अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो उस केस में सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकता है। फर्स्ट, रिगार्डिंग कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल पावर्स से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो स्टेट्स को ऑब्जर्व करने होंगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन उसके बाद सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल क्लास ऑफ पर्सनस। किसी भी ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को कम करा जा सकता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसे ही जितने भी मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स होंगे उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जा सकता है ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये फाइनेंशियल रिलेशंस भी कवर हुआ। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।